हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्किपिटी और आज हम लोग मिल रहे हैं चैप्टर नंबर 4 के साथ। तो आइए चैप्टर नंबर 4 को शुरुआत करने से पहले आप जान लें कि चैप्टर जो 4 है वह आपका अलजेब्रा का टॉपिक है। अलजेब्रा में एक टॉपिक जो है वह समाप्त हो चुका है जिसका नाम है मैट्रिक्स आव्यूह, और ये दूसरा टॉपिक है जिसका नाम है आपका सारणिक डिटर्मिनेंट। और दोनों चैप्टर मिलाकर आपका 13 नंबर का 13 नंबर का एग्जाम में पूछे जाते हैं। यह क्लियर करना संभव नहीं है कि किस चैप्टर से कितना नंबर का पूछा जाता है। दोनों चैप्टर मिलाकर आपके एग्जाम में 13 नंबर का क्वेश्चन जो है वो रहेंगे। इससे बेसी भी हो सकता है लेकिन कम आपका नहीं रहेगा। तो आइए हम जानते हैं कि सारणी क्या है और इसको कैसे डिफाइन किया जाएगा, कैसे बनाया जाएगा। तो आपके बोर्ड पर सीधे सीधे इसका लिखा होगा कि वर्ग आव्यूह से संबंध एक संख्या है। यानी सारणी जो है यह वास्तव में एक वर्ग आव्यूह है। सारणी जो है वह एक वास्तव में जो है यह आपका वर्ग आव्यूह है। तो सारणी क्या है? तो सारणी एक वर्ग आव्यूह से संबंध एक संख्या है। यानी कि सारणी होने के लिए दिया गया आव्यूह को वर्गाकार होना जरूरी है, क्योंकि दोनों चैप्टर जो है वह आपका एक जैसा है, आव्यूह और सारणी। तो जब तक आप आव्यूह के बारे में थोड़ा बहुत नहीं जानिएगा तब तक सारणी को आप नहीं समझ पाइएगा। कोई टेंशन नहीं लेना है कि सर हमने आव्यूह नहीं पढ़ा है। आइए हम आपको समझा देते हैं कि आव्यूह का परिभाषा क्या था। केवल परिभाषा से मतलब है। आव्यूह ने क्या कहा था कि संख्याओं को पंक्ति एवं स्तंभ में सजाकर, संख्याओं को पंक्ति एवं स्तंभ में सजाकर एक विशेष नियम के तहत कार्य करने की प्रक्रिया आव्यूह कहलाती है। यह आव्यूह का कॉन्सेप्ट था। आव्यूह में संख्याओं को सजाएंगे किसमें? पंक्ति में। किसमें? पंक्ति में। यह आपका पंक्ति है जिसे हम रो कहेंगे। जो नए बच्चे हैं आज जो चैप्टर 3 पढ़ चुके हैं उसके लिए कोई समस्या नहीं है। जो नहीं पढ़े वो ध्यान से समझे। ये R1 के काम करेगा, ये काम करेगा आपका R2 का, ये काम करेगा C1 का, ये काम करेगा आपका C2 का। कोटि जो होगा वह 2 गुना 2 होगा। 2 गुना 2 मतलब m गुना n। m मतलब पंक्ति की संख्या, m मतलब पंक्ति की संख्या। पंक्ति की संख्या जितना होगा वह m का काम करेगा, और n जो होगा n यह काम करेगा स्तंभ की संख्या। स्तंभ की संख्या एक पंक्ति की संख्या हो गया, यह एक स्तंभ की संख्या हो गया। यह है R1, यह है R2, दो पंक्तियां हैं। यह है C1, यह C2, दो आपके स्तंभ है। तो m बराबर पंक्ति की संख्या, n बराबर स्तंभ की संख्या। दो पंक्ति है और दो स्तंभ है तो 2 गुना 2। अब चूंकि 1 1 क्या लिखा हुआ है तो इसे हम दिखाते हैं AIJ से। I का मतलब होता है पंक्ति और J का मतलब होता है स्तंभ। AIJ से I मतलब पंक्ति रो और J मतलब स्तंभ कॉलम। तो एक एक का मतलब यह है कि पहला पंक्ति और पहला स्तंभ की यह स्थिति है। 1 2 का मतलब यह है कि पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ की स्थिति है। 2 1 का मतलब यह है कि दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ की स्थिति है। 2 2 का मतलब यह है कि दूसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ की स्थिति है। हाँ बस आ रही बात समझे? तो यह जो दिया गया है यह सदस्यों की स्थिति के बारे में बताया गया है कि 2 1 मतलब दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, 1 2 मतलब पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, 2 2 मतलब दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ। यह सदस्य कहां पर स्थित है? तो चूंकि पंक्ति की संख्या 2 है, स्तंभ की संख्या 2 है, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम? वर्ग आव्यूह। वर्ग मतलब यह जो फ्रेम बनेगा यह वर्गाकार बनना चाहिए। यह जो फ्रेम बनेगा यह वर्गाकार बनना चाहिए। अगर आव्यूह को हम ऐसे भी लिख सकते हैं A11 A12 A13, तो इसमें एक वो पंक्ति है, स्तंभ की संख्या C1 C2 और C3, स्तंभ की संख्या जो है वह 3 गो है। तो इसकी कोटि के बारे में चर्चा करें तो एक वो पंक्ति 1 2 और 3 गो स्तंभ हो जाएगा। तो एक वो पंक्ति होगा और 3 गो स्तंभ हो जाएगा। आरी बात में तो यह जो है यह अलग कोटि का है, इसलिए सारणी के फॉर्म में नहीं जाएगा। सारणी के फॉर्म में वही आव्यूह जाएगा जिसमें पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या आपस में बराबर होगी। तो वर्ग आव्यूह से संबंध एक संख्या है। तो सारणी क्या है? तो सारणी एक वर्ग आव्यूह से संबंध एक संख्या है जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या आपस में क्या होनी चाहिए? तो आपस में बराबर होनी चाहिए। सही है सभी? सारणी क्या है? तो सारणी एक वर्ग आव्यूह से संबंधित एक संख्या है जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या आपस में क्या होनी चाहिए? आपस में बराबर होनी चाहिए। यानी जितना पंक्ति होगा उतना ही स्तंभ होना चाहिए। अब यह सारणी में चला गया। तो सारणी में गया तो इसको दिखाएंगे कैसे? अब खड़ी पाई से दिखाएंगे। खड़ी पाई मतलब सारणी A11 A12 A21 और A22 ये सारणी है। अगर इसको नंबर में दिखाना होगा तो ऐसे दिखाएंगे 2 5 7 3। हमें नहीं मतलब है ये खड़ी पाई से, हमें नहीं मतलब है कि 2 सम है कि विषम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
3, 5 समय के विषय उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई भी संख्या हो, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव या तो इमेजिनरी, कोई भी संख्या होना चाहिए, बस 2 गो पंक्ति होना चाहिए और 2 गो स्तंभ, या तो 3 गो पंक्ति होगा या तो 3 गो स्तंभ। तो कोटि पर सारणी को बंटवारा किया गया, कोटि पर सारणी को बंटवारा किया गया। तो कोटि पर सारणी को कैसे बांटा गया? तो सारणी के प्रकार, तो कोटि के अनुसार सारणी को 3 भागों में बांटा गया, कोटि के अनुसार सारणी को 3 भागों में बांटा गया, 1 गुना 1 कोटि, 2 गुना 2 कोटि और 3 गुना 3 कोटि। तो आइए हम देखते हैं 1 गुना 1 कोटि वाले सारणी, यह 1 गुना 1 कोटि का सारणी है। तो ए बराबर हमने ले लिया A11, इसमें एक ही पंक्ति होना चाहिए और एक ही स्तंभ होना चाहिए, यानी 1 गुना 1 है। बी में हमने सीखा कि 2 गुना 2 कोटि वाले सारणी, यानी इसमें 2 गो पंक्ति होना चाहिए और 2 गो स्तंभ होना चाहिए, A11, A12, A21 और A22। यह है आपका R1, यह है आपका R2, यह है आपका C1, यह है आपका C2। 2 गो पंक्ति है और 2 गो स्तंभ है। 1-1 का मतलब है पहला पंक्ति पहला स्तंभ, 1-2 का मतलब है पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, 2-1 का मतलब है दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, 2-2 का मतलब है दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ। इसके बाद हम सीखे 3 गुना 3 कोटि के सारणी, 3 गुना 3 कोटि के सारणी, यानी 3 गो पंक्ति या 3 गो स्तंभ। 12th क्लास में मैक्सिमम आपको 3 गुना 3 सीखना है, इसके बाद बीएससी एमएससी में आप 4-5 सीख सकते हैं। ठीक है सभी? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। यह है आपका R1, यह है आपका R2, यह है आपका R3, यह है आपका C1, यह है आपका C2, यह है आपका C3। 3 गुना 3 कोटि। तो यह आपको समझ में आ जाना चाहिए पहले कि कोटि के आधार पर सारणी को जो है वह 3 भागों में बांट दिया गया, 1 गुना 1 कोटि, 2 गुना 2 कोटि, 3 गुना 3 कोटि। 1 गुना 1 कोटि क्या है? A11। 2 गुना 2 कोटि क्या है? 11, 12, 21, 22। ये सब क्या है? 10 की स्थिति को दिखा रहा है। 3 गुना 3 कोटि क्या है? 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33। यह 3 गुना 3 कोटि का है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखेंगे सारणी के प्रकार के बाद कि सारणी का मान जो है वह कैसे ज्ञात कर सकते हैं। आव्यूह का मान ज्ञात करना संभव नहीं है, लेकिन सारणी का मान ज्ञात किया सकता है। आव्यूह एक क्रमबद्ध एक संख्या है जिसे पंक्ति और स्तंभ में सजाया जा सकता है, लेकिन सारणी जो है वह फिक्स वैल्यू है, सारणी का मान हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए सीखते हम लोग क्या चीज? सारणी का मान, सारणी का मान, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। सारणी का मान, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, यानी सारणी का जो वैल्यू है उसे हम किस तरह से निकालेंगे। तो ए नंबर 1 गुना 1 कोटि वाले सारणिक का मान, 1 गुना 1 कोटि वाले सारणी का मान, यानी 1 गुना 1 ऑर्डर में रहेगा और उसका सारणी का मान निकालना होगा। तो हम किस तरह से निकालेंगे? तो 1 गुना 1 कोटि का यह सारणी है A11, इसका मान निकालना है। यह R1 है और यह C1 है, एक ही पंक्ति है और एक ही स्तंभ है। तो इसे हम इस मान निकालने के लिए हम लिखेंगे कैसे? इसे लिखेंगे DETA से या वैल्यू ऑफ ए से या डेल्टा ए से। तीनों का मतलब होता है सारणी का मान, तीनों का मतलब होता है सारणी का मान, यानी सारणी का यह वैल्यू को दिखा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, यह जो नंबर होगा जैसे होगा वैसे बाहर निकाल देंगे बस। ये 11 न समझे? उदाहरण के लिए समझिए, जैसे एग्जाम्पल में दिया होगा आपको कि a बराबर 5 दिया हुआ है और DETA का मान पूछेगा, तो कुछ करने की जरूरत नहीं, इस 5 को बाहर निकाल दे। बस, सॉरी तो आसान बहुत बारे बुर्बक कहियो ना आई, ये भी ना कर एग्जाम में कल देखे में आसान बा, बस एक खतीबा आएगा 3 गुना 3 कोटि वाला, ध्यान रखिएगा। तो आइए एग्जाम्पल नंबर 2 में सीख लीजिए कि अगर a बराबर -5 दिया हुआ है, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ढेर लोग के समझ में आओ थे मॉडुलस 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 माइनस को प्लस कर देंगे। ठीक है, कर दीजिए।
DET A बराबर, इसको बाहर निकाल देंगे तो -5 हो जाएगा। तो आपको मन में कह रहा होगा कि ना सर माइनस क्या लिखेंगे हम, सर इसको बाहर निकालेंगे तो मोगलस लगा हुआ है तो +5 निकलना चाहिए। अरे बुर्बक, खड़ी पाई से सारणी को दिखा रहा है, अलग अलग चैप्टरों में अलग अलग सिंबल का अलग अलग यूज हो सकता है, यानी कि अलग अलग जो व्यक्ति है वह एक ही नाम से जाने जा सकते हैं। यानी 5 को व्यक्ति है तो 5 का एक नाम है तो 5 एक के जैसा काम नहीं कर रहा होगा। ठीक उसी तरह से ये खड़ी पाई है तो हर जगह मोगलस से काम नहीं करेगा, इसके चैप्टर के अनुसार अलग अलग सिंबल का अलग अलग वैल्यू होता है। तो यहां पर जो इस वैल्यू को डायरेक्ट हम बाहर निकालेंगे, यानी कितना निकालेंगे, -5 निकालेंगे। क्लियर हो गया? यानी 1 गुना 1 कोटि के सारणी का मान निकालना होगा ना, तो जैसे दिया है वैसे निकाल कर बाहर फेंक दो, हो गया आंसर। अब आइए, अब हम सीखते हैं 2 गुना 2 कोटि वाले। 2 गुना 2 कोटि वाले सारणी का मान, 2 गुना 2 कोटि वाले सारणी का मान जो है वो कैसे हम ज्ञात करेंगे। दिया गया जो सारणी है वह 2 गुना 2 कोटि में है। तो यह मेरे पास एक सारणी है, A11, A12, A21 और A22, 2 गुना 2 कोटि में है। आपको पता है कि 2 गुना 2 कोटि का लिखना हमने सारणी सिखा दिया है। सबसे पहले इसके चिन्ह के बारे में बात करेंगे, ध्यान रखिएगा चिन्ह क्या है, इसे नोट में आप समझिएगा। यदि यह आई जे के रूप में काम करता है सदस्य, तो यदि आई और प्लस जे को अगर जोड़ते हैं, अगर यह सम आपको मिलता है तो चिन्ह हम यूज करेंगे प्लस को। अगर हम आई और जे को जोड़ते हैं, आई और जे को जोड़ते हैं, अगर आपको विषम मिलेगा तो हम यूज करेंगे माइनस को। तो आई प्लस जे जोड़ने के बाद अगर सम प्राप्त होता है तो प्लस चिन्ह का यूज करेंगे, और आई प्लस जे जोड़ने के बाद विषम प्राप्त होता है तो माइनस चिन्ह का यूज। विषम मतलब माइनस, सम मतलब प्लस। तो आई प्लस जे जोड़ने के बाद अगर सम प्राप्त होता है तो हम प्लस चिन्ह का यूज करेंगे, और आई प्लस जे जोड़ने के बाद विषम प्राप्त होता है तो हम माइनस चिन्ह का यूज करेंगे। तो आइए यहां चेक कीजिए, 1 + 1 जो है वह 2 होगा, 2 एक सम होगा तो यहां प्लस का यूज करेंगे। 1 + 2 यह 3 होगा, चूंकि विषम होगा तो यह माइनस यूज करेंगे। 2 + 1 यह विषम होगा तो यह माइनस यूज करेंगे, और 2 + 2 सम होगा तो यहां किसका यूज करेंगे, हम प्लस का यूज करेंगे। ठीक है, अब इसका मान निकालने की बात हो गई। तो DETA या वैल्यू ऑफ ए या डेल्टा ए से इसको हम दिखाएंगे। तो तिरछा तिरछी गुणा कराएंगे, सम को सम के साथ रखेंगे और विषम को विषम के साथ रखेंगे। तो A11 और A22 एक तरफ हो जाएगा, ये 11 और A22, और इधर हो जाएगा A21 और A12, यह एक तरफ हो जाएगा विषम संख्या। सम सम वाले की तरफ, विषम विषम वाले की तरफ, सम के साथ प्लस काम करेगा, विषम के साथ माइनस काम करेगा। और इस तरह से हम आपका 2 गुना 2 कोटि वाले सारणी का जो है वो मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए ध्यान दीजिएगा, इस पर नंबर पर आधारित क्वेश्चन रहेगा तो कैसे निकालेंगे। तो नंबर पर आधारित क्वेश्चन मेरे पास है यह 2, 4, 6 और 8। अभी नहीं देखना है कि सम है कि विषम है, कौन है सम है, नहीं, पोजीशन चेक करना है। यह 1-1 की स्थिति पर है या 2-2 की स्थिति पर, देख लो, यह 1-1 या 2-2 या 1-2 या 2-1, यह देखना है, ध्यान रखना। ये ना कि सर 4 तो सम बात है, कैसे काम करे रे गधा, बकलोल, टेढ़ बाड़ू, सुअर। यह 4 जो है ये इसका पोजीशन जो है वह 1-2 के पोजीशन पर है, 1 + 2 = 3 होता है, 3 एक विषम संख्या है। चलिए, तो पोजीशन के अकॉर्डिंग अगर इसका मान निकालना होगा तो उस समय हम इसका मान निकालते हैं DETA से। इसका गुना इसके साथ कराएंगे तो 2 गुना 8 हो जाएगा, और माइनस का चिन्ह लेंगे, इसका गुना इसके साथ कराएंगे तो 6 गुना 4 हो जाएगा। यह हो जाएगा 8 दूनी का 16 और माइनस 4 का 24। 16 में से 24 घटाएंगे तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास -8 बचेगा। तो माइनस में बचे या प्लस में बचे उससे मतलब नहीं है, जो वैल्यू बचेगा उसको हम लिखेंगे। तो क्लियर हो सभी, 2 गुना 2 कोटि वाले सारणी के मान सीख लिए, इसके साथ प्लस चलेगा और इसके साथ माइनस चलेगा, ये इधर गुना प्लस में, इधर गुना माइनस में। अब हम आगे सीखते हैं 3 गुना 3 कोटि वाले सारणी का मान ज्ञात करना। यह आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यह जो हम सिखाने वाले हैं 3 गुना 3, यह एग्जाम में आना ही है, नौ के कोई भी संभावना नहीं है। तो आइए सी नंबर, 3 गुना 3 कोटि वाले सारणी का मान, 3 गुना 3 कोटि का जो सारणी दिया गया होगा, अगर उसका मान निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे। तो 3 गुना 3 कोटि वाले सारणी का मान, तो सबसे पहले 3 गुना 3 कोटि वाले का सारणी लिखिए।
11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33, 3 गुना 3 कोटि का है। चिन्ह के बारे में चर्चा करें तो चिन्ह के बारे में समझ लीजिए। 1 + 1 2 सम संख्या प्लस 1 + 2 1 + 2 सम संख्या प्लस 1 + 2 3 विषम संख्या माइनस 1 + 3 4 विषम संख्या प्लस 2 + 1 3 विषम संख्या माइनस 2 + 2 सम संख्या प्लस 2 + 3 5 विषम संख्या माइनस 3 + 1 4 सम संख्या प्लस 3 + 2 5 विषम संख्या माइनस 3 + 3 6 सम संख्या प्लस। या अल्टरनेट याद रख सकते हो, प्लस माइनस प्लस, प्लस पर खत्म हुआ, फिर माइनस प्लस माइनस, माइनस पर खत्म हुआ, प्लस माइनस प्लस। इस तरह से चिन्ह याद रख सकते हो। इसमें हम काम कर सकते हैं कि किसी भी पंक्ति पर वर्क कर सकते हैं, या तो R1 पर, या तो R2 पर, या तो R3 पर। किसी पर इसका हम सोल्यूशन कर सकते हैं, या तो R1 पर, या तो R2 पर, या तो R3 पर। किसी पर भी इसका हम सोल्यूशन कर सकते हैं, या तो R1 पर, या तो R2 पर, या तो R3 पर। जिस पर मर्जी उस पर आप इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। सोल्यूशन करते समय ध्यान रखिएगा चिन्ह पर कमांड होना चाहिए, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस। सोल्यूशन करते समय ध्यान रखिएगा चिन्ह पर कमांड होना चाहिए, प्लस माइनस प्लस का हमने यूज किया। अब देखो DETA बराबर हमने लिखा तो क्या होगा DETA बराबर, तो A11 इसके सामने बंद कर देना है, यानी कि y अक्ष और x अक्ष। जो दिखेगा उसे लिख देना, जो दिखेगा उसे लिख देना, जो दिखेगा उसे लिख देना, जो दिखेगा उसे लिख देना। इतना भर प्रैक्टिस करो कि लगे कि सर ये एकदम नियम हो गया। y एक्सिस x एक्सिस बंद कर देना है, जो दिखेगा उसे आपको लिख देना है। तो कौन दिखा, A22, A23 और आपका A32 और A33 ये आपको दिखाई दिया, इसे हमने लिख दिया। अब आइए माइनस A12 12 के साथ देखो सामने आ सामने, सामने आ सामने बंद कर देना है। 21 23, 21 23, 31 33, 31 33 और प्लस 13 के साथ। तो 13 के साथ हम काम करेंगे तो सामने आ सामने बंद कर दिए, 21 22 31 32, 21 22 31 32। सही है सभी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई तिरछा तिरछी जो है गुना, आप जैसे आप 2 गुना 2 कोटि में कराए हैं उस तरह से इसका गुना करा सकते हैं। तो आइए एक उदाहरण सीखते हैं, आपको उदाहरण के माध्यम से एकदम क्लियर हो जाएगा। अगर ये आप समझ गए तो 3-4.1 को छुमंतर उड़ा दीजिएगा, 4.1 का हर क्वेश्चन है सोल्यूशन कर दीजिएगा। तो आइए ए बराबर अगर आपको दिया गया है 1 2 3 0 1 0 2 1 3, यह ए का मान है। ए दिया हुआ है, ए का वैल्यू निकालना है। तो वैल्यू निकालने के लिए किसी पर भी निकाल सकते हैं, या तो R1 पर, या तो R2 पर, या तो R3 पर, किसी पर निकाल सकते हैं। जिस पर निकालना होगा उसको राउंड अप मारिए, उसको घेरिए, चिन्ह का प्रयोग कीजिए, प्लस माइनस और प्लस। कहां से सर, सम विषम वाला थ्योरी से। कहां से, तो सम विषम वाला थ्योरी से। देख लीजिए आपको जो हमने सिखाया है प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस और प्लस सम विषम वाला थ्योरी है। तो यहां से हमने लिख दिया प्लस माइनस और प्लस। अब आइए DETA बराबर, तो DETA बराबर 1 पर पहले सॉल्व करेंगे, तो 1 पर सॉल्व करेंगे, जो दिखेगा उसे लिखेंगे। कौन कौन दिखा, इसका y अक्ष और x अक्ष बंद कर दिए, तो कौन दिखा 1 0 1 3, 1 0 1 3। चूंकि आगे प्लस लिखा हुआ है तो आगे लिखिए या ना लिखिए। अब किस पर, -2 पर, -2 पर इसके सामने और सामने हमने बंद कर दिया, सामने और सामने 0 0 2 3, 0 0 2 और 3। अब किस पर, अब +3 पर। अब +3 पर हमने काम किया तो इसके सामने और इसके सामने बंद कर दिया, तो 0 1 2 1, 0 1 2 1 हमने लिख दिया है। अब ध्यान दीजिएगा 1 पर इसको गुणा कराएंगे इसके साथ, इसको गुणा कराएंगे इसके साथ, ये तो 3 हो जाएगा, यह माइनस आपका 0 हो जाएगा। चलिए -2 पर इसका गुना इसके साथ, ये तो 0 हो जाएगा, इसके गुना इसके साथ, ये भी तो आपका 0 हो जाएगा। 2 गुना 2 कोटि वाला जो सारणी सिखाया ना उसी तरह से काम करना है। इसका गुना इसके साथ करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और यह माइनस आपका 2 हो जाएगा। तो आइए यह तो आपका 3 हो गया, यह पूरा का पूरा 0 के साथ गुना कराओगे तो पूरा का पूरा 0 हो गया, यह तो आपका 0 हो गया। यह 3 दूनी का 6 प्लस माइनस मिलकर आपका यहाँ -6 बन जाएगा। यहाँ क्या बचा 3, यहाँ क्या बचा -6। 3 में से -6 घटेगा तो आपका क्या बचेगा, -3 बचेगा। इस तरह से आपका सारणी का मान आ गया। सही है सभी।
आइए एक और क्वेश्चन को सिखाते हैं ताकि आपको 4.1 जो है वो एकदम धड़ाक से बना सकते हैं, कोई भी कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो एक क्वेश्चन और सिखाते हैं आज का, और आज के लास्ट आपका क्वेश्चन होगा 4.1 आपका होमवर्क में हो जाएगा। 2 3 5 1 0 1 2 0 1, यह 3 गुना 3 कोटि का सारणी है। आइए इसका सोल्यूशन हम करते हैं। तो सोल्यूशन करते समय ध्यान रखिएगा कि इसको हमने घेर दिया, प्लस माइनस और प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। DET ऐसे अगर ये समझ गए तो 1 नंबर का क्वेश्चन दम फिक्स है। दुगो 1 नंबर या क्वेश्चन पूछेगा रे बाबू दम। इसलिए कहते हैं कि जब आप सोच रहे हो मेरा टाइम आएगा, यही तुम्हारा टाइम आ चुका है। हम कितना भी कर ले तो एक शिक्षक के अलावा और कुछ नहीं बन सकते, लेकिन तुम अभी कुछ भी बन सकते हो। वह कुम्हार की तुम मिट्टी हो जिसे कुम्हार अभी गूंथ रहा है। तो मत सोचो कि मेरा टाइम, आपका टाइम चल रहा है, अपने इतिहास भूगोल नागरिक सब कुछ बदल सकते हो। ये साल भर में जो 12th क्लास में हो ना, ये सबसे गोल्डन ईयर है। यही आपकी पूरा लाइफ की डिसीजन डिसाइड करेगा कि आप अपने लाइफ में क्या करोगे। इसलिए थोड़ा सा अपने प्रति भी केयर हो जाइए। तो +2 पर हम सोल्यूशन करेंगे। तो 2 पर ध्यान दीजिए, सामने सामने हमने बंद कर दिया। तो 0 1 0 1 दिख रहा है, देखो सामने सामने हमने बंद कर दिया, सामने सामने। अब किस पर -3 पर सोल्यूशन करेंगे। तो -3 पर सामने और सामने हमने बंद कर दिया, मैं सामने और सामने बंद कर दिया। तो 1 1 2 1 1 1 2 1। फिर कितना पर +5 पर, तो +5 पर हमने सामने सामने बंद कर दिया, सामने सामने 1 0 2 0 1 0 2 और 0, ये 0 लिखा जाओ, हाँ 2 0 चले जी। तो 2 ई गुना कराएंगे तो 0 -0 0 -0, -3 पर ई गुना कराएंगे तो 1 -2, +5 पर ई गुना कराएंगे तो 0 -0, यहां आपको मिलेगा 0, यहां मिलेगा माइनस माइनस +3 दूनी का, यानी घटाएंगे ना तो यहां बचेगा -1, -1 में 3 से गुना कराएंगे तो यह +3 हो जाएगा, और ये 0 में गुना कराएंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा 3 बचेगा। फिर से एक बार समझ ले, +2 पर काम किए, सामने सामने बंद कर दिए, 0 1 0 1 लिखा है, 0 1 0 1 दिखाई दिया। -3 पर काम किए, सामने सामने बंद कर दिए, 1 1 2 1 दिखाई दिया, 1 1 2 1 दिखाई दिया। +5 पर काम किए, सामने सामने बंद कर दिए, 1 0 2 0 दिखाई दिया, 1 0 2 0 आपको दिखाई दिया। और इस तरह से हमने यह तिरछा तिरछी गुना कराया, यहाँ 0 आया, यह तिरछा तिरछी गुना कराया, घटाएं तो -1 आया, -1 गुना -3 बराबर +3, और यह 0 गुना 0 हो गया। अब यहाँ से आपका +3 दिखाई दिया। तो इस तरह से हमने देखा कि 4.1 का थ्योरी हमने आपको समझा दिया। अब आइए थोड़ा सा विश्लेषण कर लेते हैं जो शुरू से हमने पढ़ा है 4.3 में, ये क्या क्या हमने सीखा है। तो 4.3 में हमने सीखा कि सारणी क्या है। तो सारणी एक वर्ग आव्यूह से संबंध एक संख्या है। तो वर्ग आव्यूह जो नहीं पढ़े हैं वो जान ले कि वर्ग आव्यूह क्या होता है। तो पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या आपस में बराबर होना चाहिए, वो वर्ग आव्यूह होगा। m बराबर पंक्ति की संख्या, n बराबर स्तंभ की संख्या। अगर इस तरह से यह आव्यूह है तो वो वर्ग आव्यूह नहीं होगा, और इसका सारणी के रूप में हम कोई विश्लेषण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 11 12 21 22 जो है वह सदस्य की स्थिति को दिखा रहा है। 11 का मतलब है पहला पंक्ति पहला स्तंभ, 12 का मतलब है पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, 21 का मतलब है कि दूसरा का पंक्ति पहले का स्तंभ, 22 का मतलब है दूसरा का पंक्ति दूसरा का स्तंभ। ठीक है सभी। इस तरह से सारणी के हमने प्रकार के बारे में जब जानने की कोशिश किया तो 3 प्रकार के सारणी हमें दिखाई दिया, 1 गुना 1 कोटि, 2 गुना 2 कोटि और 3 गुना 3 कोटि। अब इसके बाद हमने सीखा कि सारणी का मान जो है वो कैसे निकालेंगे। तो 1 गुना 1 कोटि का सारणी का मान निकालना सीखा, जैसे डाटा था वैसे हमने लिख दिया। 2 गुना 2 कोटि वाले सारणी का जब हमने मान निकालना सीखा तो तिरछा तिरछी गुना कराएंगे, अब बीच में किसका चिन्ह रखेंगे, माइनस का। ये कैसे रखेंगे, क्योंकि यह संख्या प्लस है और यह संख्या विषम है, क्योंकि यह संख्या सम है और यह संख्या विषम है। यह कौन बताया, यह इसकी स्थिति बताई, I + J बताई कि कौन सा आपका प्लस में काम करेगा कौन सा माइनस में काम करेगा। उसके बाद हमने 3 गुना 3 कोटि के सारणी का मान निकालना सीखा। 3 गुना 3 कोटि में ठीक उसी तरह से उसकी स्थिति के अनुसार प्लस माइनस हमने ले लिया। यहां पर किसी पर भी मान निकाल सकते हैं, R1 पर, R2 पर और R3 पर। हमने निकाला किस पर, R1 पर। R1 के प्रत्येक सदस्य तीनों पर काम किया, उसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को बंद कर लिए, जो दिखाई दिया उसे हम लिख दिए। फिर वही लास्ट में 2 गुना 2 कोटि के अनुसार इसको सोल्यूशन कर दिया। जो आगे नंबर है उसको प्लस है तो प्लस के साथ, माइनस है तो माइनस के साथ गुना कराए, कैलकुलेशन करें, जो वैल्यू है वो वैल्यू है। इस तरह से हमने 2 उदाहरण आपके सिखाया, उदाहरण नंबर ए, उदाहरण नंबर बी। अब आपके लिए होमवर्क है कि 4.1 आप लोग से बन जाना चाहिए, कहीं भी कोई भी डाउट ना हो। अगर नेक्स्ट वीडियो डाले तो कहें कि अब जी सर मेरा सारा के सारा क्लियर है। तो मैं इसके पीडी आप लोग से विदा लेता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। और इसी तरह से 6 मंथ तक आप केवल मेहनत करते रहिए, अक्टूबर तक। फिर कहना नहीं है बाबू कि क्या होने वाला है, फिर उसके बाद जो होगा वो चमत्कार ही होगा, जो सोचे नहीं हो उससे बेहतर हो सकता है। जय हिंद, जय भारत।